चलो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 3, है ना। क्लास 10th में प्रकाश के परावर्तन, है ना, भौतिकी विज्ञान, समझा। इसमें हम लोग आज क्लास तीसरा ले रहे हैं, समझा। देखो, इससे हम पहले क्या पढ़ लिए थे, प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ। सघन माध्यम, विरल माध्यम सब पढ़ लिए थे, है ना। तो हमको ये बतलाओ, सघन माध्यम किसे कहते हैं, पहले बताओ तुम लोग। सघन माध्यम क्या, सघन माध्यम का मतलब क्या, सघन माध्यम का मतलब क्या, बोलो विकास। सघन माध्यम का मतलब क्या आए, नहीं पता है, बताओ। ये बहुत बहुत दिक्कत की बात है। यानी देखो, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि विरल माध्यम जिसका घनत्व क्या होगा, कम, सघन माध्यम जिसका क्या घनत्व ज्यादा होगा, है ना। यही जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफिनेशन पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश किधर की ओर जाएगा जी, देखो इधर, ये अभी लंब है, ठीक। इधर से प्रकाश आ रहा है, ये है विरल माध्यम, क्या मान लो, विरल माध्यम। विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जाता है जी, सघन माध्यम में जाता है। तो बताओ किधर की ओर जाएगा, सघन में जाएगा, ठीक है। तो किधर जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। अब अगर मान लो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किधर जाएगा जी, अब है कि सघन माध्यम से कहा जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, ये विरल माध्यम है। तो अब बताओ किधर क्यों जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ये तो जनरली हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। और ये वाला बहुत आसान है, सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब के पास, विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग देखो आगे चलते हैं, क्या है जी इसमें आज पार्श्व परिवर्तन, क्या है, पार्श्व परिवर्तन। यही वाला छोटुआ ही हमसे पूछ रहा था कल, है ना छोटू, सुनो, पार्श्व परिवर्तन। तो देखो एक सेकेंड, पार्श्व परिवर्तन हम ले लिए, सॉरी, हाँ यहाँ विस्थापन न होगा जी, हम परिवर्तन लिख दिए, सॉरी। देखो इंग्लिश में लिखा है डिस्प्लेसमेंट है, हिंदी में लिखा गया है क्या, पार्श्व परिवर्तन। चलो बैठा, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, पार्श्व विस्थापन। देखो यहाँ भी वो गलती हुआ है, कर रहे हैं, बगा कर रहे हैं। तो है गंगा माता, ना मानो तो बहता क्या, चलो देखो आगे। अब हम लोग जो है ना क्या करेंगे जी, क्या हमें पढ़ेंगे क्या, पार्श्विक विस्थापन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। ये बदलते ही जल्दी आ गया, देखो तुम।
है ना, ये तो उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया। तो देखो यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन है, ठीक है, यहाँ पे पार्श्विक क्या है, पार्श्विक है, समझा। देखो तो पार्श्विक विस्थापन पहले हम लोग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, समझा ना। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं जी, पहले इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो पार्श्विक विस्थापन जो होता है ये सीधे एक लाइन में है कि आपतित किरण और क्या होगा, निर्गत किरण के बीच में जो क्या होता है, लंबवत अभिलंब जो होता है वो क्या कहलाता है जी, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, समझा। क्या कहला जाएगा जी, पार्श्विक विस्थापन। इसको हम लिख देते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं जी, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। हाँ जी बोलो। हमको पता है, ठीक है। अब इधर देखो, पहले क्या है ना, किसमें पहले पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपतित किरण है ना और निर्गत किरण के बीच में जो अभिलंब जो सॉरी लंबवत होता है, जो लंब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। एक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक में एकदम सिंपल से देखना है, तुमको दिखाते हैं। यहाँ बताओ, हम लोग तो जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़ी है ना, पढ़ा ना जी। आपतित किरण किसे कहते हैं जानता है तुम लोग, है ना। निर्गत किरण नहीं जान रहा हो कि क्या होता है, निर्गत किरण के बारे में तुम लोग नहीं जान रहा होगा, है ना। तो देखो निर्गत किरण वही होता है जो क्या होता है, यहाँ से आया और अपवर्तित होकर लास्ट में जो चला जाता है वो क्या कहलाता है, निर्गत किरण। देखो यहाँ पे है नहीं निर्गत किरण, अरे देखो यहाँ से आया किरण, ये आया यहाँ पे, ये अपवर्तित होके चला गया, तो क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण कहो या इसको क्या कहो, निर्गत किरण कहो, समझा। तो यहाँ पर देखो तो पहले ये कांच का सिल्ली है, समझा ना। ये कांच के सिल्ली से क्या हो जाएगा, ये पार कर जाएगा, ये ऐसे करके ये पार कर गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से निकल गया ना जी। ये जो किरण जो निकल गया, ये किरण जो निकल गया इसी क्या कहेंगे हम लोग, निर्गत किरण कहेंगे। यानी एक में अंदर आया, अंदर आके फिर क्या हो गया, निकल गया, यही क्या कहलाएगा, निर्गत किरण। और आप किरण ये हो जाएगा। तो अब एक में देखते हैं हम लोग, क्या समझ में आया, बोलो। तो निर्गत किरण समझ में आया, क्या होगा, निर्गत किरण यहां से जो आएगा और ये कांच से जो निकल कर चला जाएगा ना, जो कांच से निकल के जाएगा वही क्या कहलाएगा जी, निर्गत किरण कहलाएगा। कोई एक में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो नहीं ना। अब देखो यहाँ पे, तो एक में विस्थापन कहाँ पे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे तुम हल्का सा, ये वो कांच है ना, बोलो। यहां से आया प्रकाश, ये अभिलंब है, दिख रहा है ना, बोलो। ये अभिलंब है, ये ऐसे मुड़ गया, कांच में मुड़ गया। अब देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर वो अभिलंब खिंचाएगा ऐसे, ये हल्का फिर ऐसे मुड़ गया ना, बोलो। तो ये वाला क्या है जी, ये वाला है आपतित किरण, ये वाला क्या है जी, बोलो। ये वाला है निर्गत किरण, हाई वाला कुछ है, बताओ, अभिलंब है, अभिलंब।
ये वाला जो है ना छोटो, ये कांच है, तो कांच क्या हो जाएगा? ये वाला हवा है, वो वाला हवा है। देखो तो पहले बता ना, पहले ये हवा लिखे हुए तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। कांच लिखे हुए कौन सा माध्यम हो जाएगा? यहाँ हवा लिखे हुए कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल हो जाएगा, है ना। तो देखो तो तनी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे मुड़ा सघन अभिलंब की ओर, फिर अभिलंब से दूर भाग गया। अब देखो तनी यहाँ पे वो किरण तुमको मिलेगा ऐसे देखने को, तुमको ऐसे मिलेगा एकदम। इसको सीधा निकाल दो, ऐसे निकल गया सीधे, ऐसे बोलो सीधे निकला ना। तो ये ओरिजिनली में क्या है? बोला ये किरण यहाँ आता, अगर ये जो है किरण जो है, अगर एक में कोई माध्यम नहीं आता तो ओरिजिनली में यहाँ पे आता ना। तो देखो तनी, और ये निर्गत किरण यहाँ पे आ जा रहा है, ये निर्गत किरण जो यहाँ पे जा रहा है, ओरिजिनली में कहा आता है? यहाँ पे आता। तो इसी और इसी के बीच में जो जितना दूरी होता है ना, वहां पर वो लंब खींच देते हैं ऐसे, और यही लंब को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझा? बड़ा सा पार है, ठीक। ये क्या है अभी नहीं बताएंगे, कौन क्या है, कौन विरल है कि सघन है? हवा। हम ये नहीं बताएंगे कौन तुम्हारा सघन है, कौन विरल है, तुमको खुद देखना पड़ेगा अब। समझा? ये किरण आया, ये तुम्हारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गया, ठीक है। ये तुम्हारा अभिलंब है, ऐसे करके। क्लियर दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है ना? इसको क्या कहते हैं जी? आपतित। इसको क्या कहते हैं जी? निर्गत किरण। ये वाला दोनों क्या है जी? अभी वाला नहीं बिंदु है, अभिलंब। ठीक है, इतना हो गया, समझा? अब एक में देखो, अगर कोण उन बनाना होगा तो जानते हैं ई वाला कोण आई हो जाएगा, ई वाला आर हो जाएगा। इसके लिए ई वाला के लिए हर वाला कोण आर हो जाएगा, ई वाला आई हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर ये मान लो कांच नहीं रहता, ठीक है, मान लो कि ये कांच नहीं रहता, ठीक है, मान लो कि ये कांच नहीं रहता, तो ये किरण क्या होता? सीधा ऐसे निकल जाता जी, सीधा ऐसे तो ये निकल जाता, निकलता कि नहीं निकलता? ये कांच बीच में नहीं रहता, ये कांच को हटा दिए बीच से, देखो ऐसे ही किरण आ रहा था, कांच नहीं रखे हुए, तो ऐसे ना चला जाता सीधा, ये किरण सीधा चला जाता है। क्यों जाता सीधा? क्योंकि प्रकाश का किरण जो होता है किसी एक माध्यम में वो सीधी रेखा में चलता है, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। तो ये ऐसे सीधा चला आता, लेकिन एक में क्या आ रहा है बीच में? वो कांच आ जा रहा है। कांच यानी कैसा माध्यम आ रहा है जी? विसघन माध्यम आ रहा है। अब फिर उसके बाद क्या आ रहा है? हवा आ रहा है। क्या आ रहा है? हवा आ रहा है। तो हवा अगर एक में रहेगा तो क्या हो जाएगा? फिर से विरल हो गया, तो एक बार अभिलंब के पास गया, एक बार अभिलंब से दूर भागा, तो एक विचलन हो न गया, विचलन यानी एक मुड़ाव हो गया, समझा? ये जैसे ही मुड़ा ना, तो अब देखो ये ओरिजिनली में यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक की क्या है? आपतित किरण है ना? क्या है जी? यहां से यहां तक क्या है? आपतित किरण है, समझी? हम अभी क्या बताएं डिफिनेशन में कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में
जो ये अभिलंब खिंचाएगा, देखो ये जो अभिलंब रहेगा ना, यही अभिलंब क्या कहलाया जाएगा जी? अभिलंब नहीं बोलेंगे, लंब। जो ये लंब खिंचाएगा ना, यही लंब क्या कहला जाएगा? पार्श्विक विस्थापन कहला जाएगा। समझा? ये वाला मान लो क्या है? आपतित किरण। ये वाला इधर देखो, ये वाला मान लो क्या है? निर्गत किरण। देखो इधर, और इन दोनों के बीच में जो लंबवत जो लंब जो बन रहा है, यही लंब क्या कहलाएगा? पार्श्विक विस्थापन। समझा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हई जो लंब बना ना जी, यहाँ से इसके बीच की दूरी, हई निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में तुमको दिख रहा है गैप, गैप दिख रहा ना है, यही जो एक पे वो लंब खींच दो और यही लंब क्या कहला जाएगा जी? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? फिगर समझ में आया? बोलो, फिगर समझ में आया ना? याद रहेगा ना? एकदम एक लाइन में है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो लंब होता है वही क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो याद से चलो। अब है कि पार्श्विक के, देखो सब में पार्श्विक परिवर्तन ही लिखा गया है, ये वाला चेंज कर लेना नोट्स में ना, चेंज कर लेना। समझा? अरे लिखा जाता है भाई, बहुत लिखना पड़ रहा ना है, इतना लिखना पड़ता है ना। देख रहा है सूरज कह रहा है कि तो रातों में नींद नहीं लगता है। अब क्या करें, नींद में नहीं लगता है तो लगता है कि लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। अब पता है कैसे गलती होता है? झुकत झुकत लिखते हैं ना, ओकरे में गलती हो जाता है। देखना पार्श्विक विस्थापन के जो डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन में वार्षिक लिखा गया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना जी, वार्षिक, तो वार्षिक की जगह पार्श्विक कर लेना है। समझा? दो पता क्या होता है, लिखते रहते हैं, जब नींदवा आता है ना, झुकते रहते हैं। अब मारा गया सेब, अब सेब मरा गया, देख लिया कि सेब हो गया, काम हो गया। समझा? ये हो जाता है। ठीक, चलो देखो यहाँ पे एकरा में कुछ जो बात है, उन बातों को क्या करना है? हल्का ध्यान में रखना है। समझा? हो सकता है यहाँ से कोई सब्जेक्टिव नहीं देगा, क्या कर देगा जी? ऑब्जेक्टिव दे देगा। समझा? देखो अगर तुमको पार्श्विक विस्थापन को एग्जाम में दे रहा है तो सिर्फ यही वो कहेगा कि चित्र के द्वारा दर्शाएं। अब थोड़ा सा क्या करता है, ओका में डिफिनेशन लिखने को दे देगा। समझा? तो ओका में डिफिनेशन लिखने को देगा तो यही लिखेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंब को क्या कहते हैं? लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझा? फिर अभी जो चित्र बनाए हैं, ये चित्र ऐसे बना के क्या कर देना, उसको दर्शा देना है और लिख देना पार्श्विक विस्थापन। 2 नंबर क्या तुम्हारा हो गया? फिक्स हो जाएगा। समझा? लेकिन एकरा में जो है, एकरा में बस इससे क्या होगा, इतना जितना पढ़ाएंगे ना अभी ना, इससे हो सकता है कि एक आध गो ऑब्जेक्टिव एकरा से बन जाए। ठीक है, बस उतना ही बन जाना है एकरा में। देखो कह रहा कि निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई पर क्या करता है जी? निर्भर करता है ना। सिल्ली की चौड़ाई का मतलब क्या बताओ? सिल्ली के चौड़ाई का मतलब क्या? यानी कांच का, देखो कांच कितना मोटा है, कांच कितना मोटा है। देखो सुना, पहले याद रखना। आदित्य, अगर कांच अगर पतला रहेगा ना तो क्या पार्श्विक विस्थापन न के बराबर दिखेगा। क्या होगा? न के बराबर दिखेगा। अगर कांच अगर मोटा रहेगा ना तो क्या पार्श्विक विस्थापन ओकरा में दिखता है। समझा? तो पार्श्विक विस्थापन जो है वो सिल्ली की चौड़ाई पर क्या करता है जी? निर्भर करता है। यदि सिल्ली की चौड़ाई अगर अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा। अगर सुनो पहले, अगर सिल्ली यानी कांच के मोटाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा, तो क्या हो जाएगा जी? पार्श्विक विस्थापन का मान भी कम हो जाएगा। अभी देखो वहां कांच लगल है ना, कोई डिफरेंस पट्टी बुझाता है? ऐसे देखो, या कोई डिफरेंस कुछ बुझाता है? नहीं बुझाता है। क्यों नहीं बुझाता है? क्योंकि वो कांच के जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी मोटाई जो है ना,
वो बहुत ही छोटा है, एकदम बहुत पतला है। या गाड़ी में बैठा रहती है, गाड़ी में सब बैठा रहता है ना, तो गाड़ी में से बहरी जब देखते हैं तो क्या में क्या तुमको दिखता है, हल्का सा भी परिवर्तन महसूस नहीं होता है ना। ओका में नहीं बुझाता कि ये गाड़ी से बाहरी देख रहे हैं तो कोई अलग चीज दिख रहा है ना, या अलग मुड़ा हुआ कोई चीज दिख रहा है, या तुमको आता आएगा ना उधर से आएगा, जब किरण आएगा तो तुमको पता नहीं चलेगा। और अगर वही मोटा अगर रहता, शीशा मोटा रहता तब क्या होता है, वो अलग दिखता, समझा। ओकरा में विस्थापन हो तुमको दिखाता, समझा। जैसे में तुम लोग को कभी दिखता होगा, कैसे मतलब दिखता है कि क्या उसको बोलते हैं, रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला में जितना ही मतलब चाशनी गड़ा रहेगा वो कितना रहेगा, उतना ही वो मोटा दिखाई देगा, है ना। तो क्या प्रकाश जाएगा वो उतने बेंड करेगा, समझा। वही क्या करता है तुमको दिखाई देता है। तो इतना में याद इतना ही रखना है कि सिल्ली की अगर चौड़ाई, अगर कांच के सिल्ली के चौड़ाई जो होता है, अगर वो तुमको मोटा रहेगा तो पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होगा। अगर सिल्ली की चौड़ाई मोटाई जो होगा, मोटाई या चौड़ाई बोलो, है ना, वो अगर कम रहेगा तो उसका पार्श्विक विस्थापन भी क्या रहेगा जी, कम रहेगा, है ना। कांच में कांचे में देखेंगे जी, और कहां देखेंगे, ईंटों में करके देखेंगे क्या पार्श्विक विस्थापन, बोलो, या पत्थर में करके देखेंगे, या टीना में करके देखेंगे, टीना में करके देखेंगे, है हाँ, पानी में करके देख सकते हैं। तो पानी में भी अगर उसका मोटाई ज्यादा रहेगा तो पार्श्विक विस्थापन तुमको देखने को मिलेगा। हाँ, हीरा में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो वैसा पदार्थ जो पारदर्शी हो ओकरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ाने पर भी बढ़ता है, समझा। आपतन कोण का मान अगर हम लोग आई का मान अगर बढ़ा दे तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ सकता है। समझ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो राधिका, आ रहा है समझ में, झूठ बोले ना, आ रहा है, ठीक, देखते हैं, छोटे आ रहा है तुमको समझ में। सीधा याद रखना, अगर ये क्या होगा, अगर छोटा रहेगा, पतला रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, पार्श्विक विस्थापन न की मात्रा में दिखाई देगा। और अगर ये मोटा रहेगा, जितना मोटा रहेगा, जितना कांच का सिल्ली मोटा रहेगा उतना ही ज्यादा तुमको क्या दिखाई देगा जी, पार्श्विक विस्थापन दिखाई देगा। आपतन कोण का मान अगर बढ़ेगा, आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होता है जी, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या क्या मोटा, हाँ, ऊपर दिखाई देगा, समझा, दिखाई देगा उधर, समझा ना। अब देखो पहले और ये जो निर्गत किरण और आपतित किरण जो होगा ना, ओकरा के ओकर बीच के डिफरेंस सुनो पहले। अगर मोटा होगा, ज्यादा मोटा होगा ना, ज्यादा मोटा होगा तो ओका में क्या होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो गैप होगा बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी हम तुमको बताएं, ये वाला कहानी बताए हैं कि मकान में खिड़की लगा रहे या मकान में खिड़की लगा रहे या गाड़ी में क्या लगा रहे, शीशा लगा रहे, अगर उन सबों में अगर हम लोग देखेंगे ना तो पार्श्विक विस्थापन नगण्य मात्रा में हम लोगों को दिखता है, या कभी कभी हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि पार्श्विक विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। एक में यही बात में लिखा हुआ है। अब देखो, अब यहां से कहानी वो शुरू होता है, बहुत ही खतरनाक, जगह समझे में हो सकता है कि समझ में ना आए, है ना, या हो सकता है कि तुरंत समझ में चला गए, समझा। हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, देखो अपवर्तनांक, क्या कथवनांक गलनांक से पढ़ा था ना, तो अलग होता है, ये अलग होता है। देखो सुनो पहले, सुनो यहाँ पे क्या बोलता है ना कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो है ये क्या करता है जी, किसी माध्यम में प्रकाश किरण को दिशा को बदलने की क्षमता को कहते हैं, समझा। अब देखो ऐसे कर रहा है, सुनो, ये क्या है जी, हम मान लो निर्वात है, क्या है, निर्वात, आइए पानी, क्या है, पानी,
अब यहां से ये इधर आएगा, आएगा ना। तो याद रखना, सुनो, जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो उकरा में, जिस वस्तु में प्रकाश का मान, सॉरी, अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा उस वस्तु में क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाल बहुत धीमा हो जाएगा और वो अभिलंब की ओर ज्यादा जाएगा। निर्वात शून्य, साफ शून्य, समझा? क्या हो जाएगा, एकदम शून्य रहेगा, है क्या? हाँ, सांद्रो सुनो इधर, देखो पहले सुनो, उसके बाद सुनो, पर ए लड़का इधर ध्यान दो मेरे भाई। निर्वात, निर्वात का मतलब जानता है, शून्य, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, हम कल भी बताए, समझा? शून्य, जहां पर कुछ भी नहीं रहता है, समझा? जहां पर गेला के बाद तो तैरने लगेगा, ऊपर ही तैरने लगेगा ना, ऊपर से नीचे आएगा और नहीं ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे कह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c, क्या है जी, प्रकाश की चाल c, और उसमें और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं जी, अपवर्तनांक कहते हैं, समझा? जैसे मान लो कि कोई दूगो माध्यम है, दूगो माध्यम है, कौन एगो माध्यम है जी, यहीं पर देख लो, क्या है, एगो निर्वात है, एगो क्या है, पानी है ना? तो एकरा में कितना होगा चाल और इसमें कितना होगा चाल, इसी के हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के रूप में लिख लेंगे, है ना? देखो तो यहाँ पर अनुपात के रूप में ना लिखा हुआ है, C/Cm, यही ना अनुपात होता है जी। तो इसके रूप में अगर लिखा रहेगा तो समझो कि तुमको क्या रहेगा, वो अपवर्तनांक का डिफिनेशन है। इसलिए देखो, इसलिए यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है कि एकरा से तुमको क्या निकल जाएगा, इसका कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक तुम निकाल सकते हो। अगर तुमको निर्वात में प्रकाश के चाल मालूम है और कोई माध्यम में प्रकाश का चाल मालूम है, तब तुम क्या कर सकते हो जी, क्या कर सकते हो, तुम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक तुम निकाल सकते हो, समझा? नहीं समझा? देखो एक में सीधा है कि अपवर्तनांक क्या करता है जी, अपवर्तनांक का मतलब है, अपवर्तनांक का काम है कि वो कोई भी माध्यम से किसी और माध्यम में जाएगा प्रकाश, तो उसको बेंड यानी उसको क्या करेगा, उसकी चाल को कम करने का काम करेगा और उसको मोड़ने का काम करेगा, समझा ना? है कहां से चल है क्या, अभिलंब की होता है। अब अभिलंब की ओर आने का मतलब क्या होता है कि इसका यानी अभिलंब की ओर आने का मतलब यही होता है ना, इसमें प्रकाश की चाल कम हो गया, प्रकाश का चाल कम हो गया और क्या हो जाएगा, और इसका यह जो होगा, ये जो माध्यम हो जाएगा वो सघन हो गया, इस माध्यम की अपेक्षा ये माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया, यानी ज्यादा का में घनत्व हो जाएगा। नहीं समझा? है एक में कुछ नहीं है। देखो पहले इतना याद रखो कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है शून्य से निकलकर उस माध्यम में चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, अपवर्तनांक कहते हैं, समझा? देखो एकरा में कुछ भी नहीं है। मान लो कि निर्वात में प्रकाश के चाल है ना जी, निर्वात में प्रकाश के चाल कितना है, कितना भी रहे, हमको मान लो कि हमको मालूम नहीं है, मान लो हमको मालूम नहीं है प्रकाश के क्या होगा, निर्वात में प्रकाश के चाल, अब बटा में क्या कर दो, पानी में प्रकाश के चाल, यही अनुपात के रूप में लिख दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, काम खत्म, समझा?
एक में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि जिस माध्यम से प्रकाश के चाल आ रहा है, समझा, और कोई माध्यम में जा रहा है, तो उस माध्यम में जिस निर्वात का चाल को क्या करेंगे, निर्वात का चाल, और जिस माध्यम में जा रहा है उसके चाल को क्या कर दो, अनुपात में ला दो। अनुपात में ला देगा, क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक कहला जाएगा। काम खत्म। यहाँ पे पहले चलो देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्या है, अपवर्तनांक का एक सूत्र है ना, फार्मूला। इसी पे हम लोग क्या करते हैं जी, बैठा कर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे में देखो, शून्य में प्रकाश के चाल मतलब क्या, निर्वात में प्रकाश के चाल है ना। निर्वात में प्रकाश के चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। या हवा में प्रकाश के चाल को किससे डिनोट करते हैं, सी से। सूचित जो हम लोग करते हैं वो सी से करते हैं। और अगर कोई माध्यम में करना होगा तो क्या कर देंगे, सी एम। सी का मतलब चाल यानी प्रकाश का चाल, और एम का मतलब माध्यम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। ठीक है, बोलो, इतना समझ में आया। सी का मतलब क्या, देखो सी जो है ये किसको मतलब सूचित करता है, निर्वात में प्रकाश के चाल या हवा में प्रकाश के चाल को करता है। ठीक, फिर है कि माध्यम में प्रकाश के चाल, देखो तो माध्यम में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझा। यहां पर देखो, माध्यम में प्रकाश के चाल कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। सी का मतलब क्या, प्रकाश के चाल, और एम का मतलब क्या, एम का मतलब क्या, कोई मीडियम, कोई माध्यम, समझा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो क्या में है, क्या क्या कहा पी है, पी ले लिया है, यहाँ पर म्यू है, सूरज में लिख लिया है। देखो अब यहाँ पे याद रखना कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू, इसको क्या कहते हैं जी, म्यू या एन से सूचित करते हैं। क्या करते हैं जी, एन से सूचित करते हैं, समझा। ये वाला याद रखना, म्यू म्यू एगो, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ये म्यू है, हाई वाला म्यू है, ये जो है ना ये म्यू आई एन। तो अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से भी सूचित करते हैं और एन से भी सूचित करते हैं, समझा। इसको कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। ठीक है, हाँ, म्यू म्यू ना करो। अब देखो पहले ए लड़का, अब यहां से हम तुमको निकाल के दिखाएंगे अपवर्तनांक, समझा। मान लो किसका अपवर्तनांक निकालना है, पानी का निकालना है, पानी का अपवर्तनांक निकालना है ना। अब बताओ पहले, ये फार्मूला बैठा दो, बताओ पहले, ये फार्मूला बैठा दो, बताओ शून्य में प्रकाश का चाल कितना होता है, शून्य में प्रकाश का चाल कितना होता है, मारेंगे झोप झापर में, 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हुआ। तो पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर। कांच में है ना जी, हम पानी में पूछ रहे हैं, तो 2,25,000, कितना जी, 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यही ना हो गया। तो अब इसका अपवर्तनांक निकालने के देखो, तो ई वाला से ई वाला कैंसिल हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल, किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड, खत्म। 1 0 से 1 0, 2 0 खत्म हो गया, 3 0 खत्म हो गया ना। अब कितना आ गया, 300, अब बटा में कितना आ गया, 225 हो जाएगा, है ना। कितना से काटे, 25 से काटे, 25 नमा 225 है, तो कितना से 3 से ना, 75 से कटेगा ना, तो 75 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा। आइए कितना आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, हो जाएगा ना।
अब इसको कर देगा कितना आ जाएगा 1.3 और 3 आ जाएगा। यही क्या है पानी का अपवर्तनांक। क्या 4.3 कैसे आया? इसको करो ना रे भागा करके दिखाए। बाग रे बैताल 3 देखो तो पहले 0 सॉरी यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब 1 यहाँ 3 कर देंगे आ जाएगा 1 पॉइंट लिखेंगे 10 3 की आई 9 हो गया ना। 1 कटने जाएगा तो 3 3 यहाँ पर 2 का लिख दिए लिख के छोड़ दिए। अब भागा हमरा से करवाएगा तो बैताल न है। 3 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 करके 3 सुनो पहले यहाँ पर 3 गो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक लिख के छोड़ दिए जाएगा अंत बहुत देर तक। समझा? तो और में काल हमें गिजी बिजी करते जाए है कि ना। तो देखो हमको अब अगर पानी में अपवर्तनांक निकालना हुआ तो क्या कर लिए जी? इसका क्या कर लिए? निर्वात में प्रकाश के चाल और क्या कर लिए जी? पानी में प्रकाश के चाल। इसी को अनुपात में ला दिए और कट कर दिए तो क्या आ गया? पानी में अपवर्तनांक का माध्य आ गया ना। आ गया ना। याद रखना सुनो जिसको निकालना रहता है उसको नीचे रखते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश अपवर्तनांक निकालना है हमको उसको नीचे रखेंगे और जिस माध्यम में हम लोग को नहीं निकालना रहता उसे क्या कर देंगे? ऊपर रखेंगे। समझा? कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो अपवर्तनांक क्या हाँ वही वाला आ गया है ना। वही वाला है वही वाला है। अब देखो यहाँ पे अब एकरा में क्या है ना कि यहाँ पर हम लिखे हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा अपवर्तित किरण उस माध्यम में क्या होगा उतनी ही अधिक मुड़ेगी। समझा? हम क्या बोले? अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उस माध्यम में क्या हो जाएगा जी? घनत्व ज्यादा होगा। अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? उस माध्यम में क्या होगा? घनत्व ज्यादा रहेगा। समझा? और जब उसमें घनत्व ज्यादा रहेगा तो ओकरा में प्रकाश का चाल ज्यादा ना प्रकाश जो किरण होगा वो ज्यादा ना अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा जी। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा ना। जेकरा में ज्यादा घनत्व होगा ओकरा में क्या हो जाएगा? ज्यादा ना मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। अपवर्तनांक केकरा में ज्यादा होगा? अपवर्तनांक किसमें ज्यादा होगा? अपवर्तनांक किसमें ज्यादा होगा? अपवर्तनांक उसी में ना ज्यादा होगा जिसका घनत्व ज्यादा होगा जी। लोग ध्यान से नहीं देख रहा है पहले बात करना छोड़ दो यहाँ पर ध्यान दो। अपवर्तनांक ज्यादा किसमें होगा बताओ? जिसमें घनत्व ज्यादा होगा है ना। जिसमें घनत्व ज्यादा होगा उसी का अपवर्तनांक भी ज्यादा है। समझा? तो जेकरा में अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा वो ज्यादा ना अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मुड़ेगा ना। जेकरा में अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा अपवर्तनांक ज्यादा यानी घनत्व ज्यादा है और जब घनत्व ज्यादा है तो ओकरा में क्या हो जाएगा? ओकरा में ज्यादा ना अभिलंब की ओर प्रकाश मुड़ेगा जी। नहीं मुड़ेगा? बोलो। अब तुम यहाँ जा रहा था ज्यादा भीड़ मिल जाए तो ज्यादा चाहेगा ना कि किनारे से हम निकल जाएं है ना। जगह नहीं रहता है। चलो देखो इधर। अब उसके बाद है कि अपवर्तनांक जो होता है ना इसको दो भागों में मतलब हम लोग देखते हैं। समझा? एगो क्या होता है जी? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एगो जो होता है वो आपेक्षिक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। समझा? एगो जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एगो क्या रहता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। समझा? सबका दिमाग आंख यहाँ रहना चाहिए। आंख यहाँ रहेगा तभी समझ में आएगा। उन्हें अच्छे बताओ ए लड़का अभी हम यहाँ कर रहे हैं तो वहां क्या दिख रहा है? फिर बाद में टेस्ट वाला वो नहीं करना ना। जब क्लास चलते रहे तो डिसिप्लिन में रह के यहाँ देखा। समझा? तब जाके समझ में आएगा। अभी इतना बार कह रहे हैं सुनने का तो नाम है नहीं। छोड़ो पहले बाद में करना सब। देखो यहाँ पे देखो सुनो पहले ये सुनो ये है हल्का
लेकिन वर्ड का हेर फेर रहता है इसमें, समझा। ये रहता है हल्का, लेकिन क्या है, वर्ड का ऊपर नीचे है। कुछ में है जी, अपूर्णांक क्या था, एक माध्यम प्रकाश के चाल दूसरे माध्यम प्रकाश के चाल का अनुपात था, यही तो था। किसी एक यानी सीधे ऐसे बोलेंगे, शून्य में प्रकाश के चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, यही ना था। लेकिन देखा तुम लोग कितना फंसा इसमें, पता नहीं चला था कौन माध्यम, तो शून्य वाला, और जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है वहां शून्य से जा रहा है, उस माध्यम की बात कर रहा है, तो पकड़ना होता है। अब ये नहीं खाली कौन माध्यम, ऐसे का बात नहीं, समझा। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग अपवर्तनांक के जैसा ही होता है, समझा। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग जी, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये हूबहू क्या रहेगा, अपवर्तनांक के जैसा ही रहेगा, अपवर्तनांक के जैसा ही रहेगा। अगर तुम अपवर्तनांक में इसका भी डेफिनेशन लिख दोगे ना तो चलेगा, समझा। निर्वात का मतलब क्या, शून्य, उसी वही मतलब है कि दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मैं मान लो कि C अब बटा में CM, ये क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, समझा। यहाँ पर देखो निर्वात में प्रकाश के चाल और दिया गया क्या, दिया गया माध्यम में प्रकाश के चाल, ये अनुपात में आ गया, इसी क्या कहते हैं जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझा। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसा समझ में, बोलो ऐसा समझ में क्या बोले यहाँ पे, देखो निर्वात में प्रकाश के चाल, ठीक, निर्वात में प्रकाश के चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं जी, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसा समझ में सोनू, तू कहीं खोयल है? अब देखो यहाँ पे, अब है अपेक्षित अपवर्तनांक, एक में हल्का सा तुमको लगेगा डिफरेंस, समझा, एक में हल्का सा लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। याद करने में बहुत हल्का रहेगा, समझा। क्या रहेगा जी, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, समझा। पहला बात देखो, पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हुआ, पहले बता हमको। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था एकरा में बस C बटा में क्या है, CM है। C क्या मतलब, क्या, निर्वात में प्रकाश के चाल, CM का मतलब क्या, किसी माध्यम प्रकाश के चाल, और यही जो है ना, इसी में दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, समझा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसका सिर्फ डिफिनीशन ही जानना है, आगे में हम बताएंगे। अगर समझ में आए तो ठीक, और न आए तो भी ठीक, क्योंकि एक से पूछता नहीं है, समझा। मारेंगे झापड़, पढ़ा रहे हैं कि जान लो इसके बारे में। और की एक सेकेंड, तुम नया नया कपड़ा पहनो या ना पहनो, बता तो बराबर है ना, बराबर नहीं है, देहवा तब पुरनको कपड़ा से ढका जाता है, तो तू नया नया काहे ला पहनेगा। हाँ, तो वही जैसे तुमको खराब लगता है ना, वैसे ही ये कहता है अपेक्षिक अपवर्तनांक ना, कि इसको नहीं पढ़ाइएगा तो हमको खराब लगेगा, समझा, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, समझा। तुम एक चार्ट में रो जाता है, ठीक, क्या ये बोला, बैल है रे, चुप, समझने की कोशिश करेगा तो ना, शांत रहो पहले, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो इसका खाली डिफिनीशन बताए हैं,
समझाए कहां भी, तो ध्यान देगा तुमने। पहले तुमको निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ में आया, बस अब वही यहाँ पे देखो तुमको समझा रहे हैं, यहाँ पर इतना याद रखना है। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पता बीच में हल्ला कर लगता है ना, तो बड़ा गुस्सा होता है, मार कर छोड़ दे। देखो पहले ये याद करो, पहले कुछ भी मत करो इसमें, कुछ भी मत देखो इसमें, समझा? ये सब का है का नहीं, ये सब खत्म करो, ये सब जो है खत्म करो, ठीक है? सब इसको हटाओ पहले, ठीक? ये सब है, इसको हटाओ, ये सब जितना है सब मान लो बकवास है, सब हटाओ, ठीक? समझे ना? पहले इतना ध्यान दो कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले तुम निरपेक्ष अपवर्तनांक समझा, शून्य में प्रकाश के चार और बटा में किसी माध्यम में प्रकाश के चार, ठीक? के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। अब एकरा में हम चलते हैं आगे, मैं तुमको दिखाते हैं। ये बताओ पहले तुमको इस समझ में, उसका डिफिनीशन पकड़ में आया? डिफिनीशन पकड़ लो खाली, बस कुछ भी नहीं करना है एकरा में। देखो हमको लग रहा था कि तो बहुत गड़बड़ाएगा था, सोचना, खाली सोचना, जैसे बताएंगे वैसे सोचना। क्या? और एक अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? दो को माध्यम रहेगा अलग अलग, ठीक? हाँ, दो को माध्यम रहेगा, हाँ, उसी के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपेक्षित। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही समझो, अलग से दिमाग मत लगाओ, अलग से लगाएगा अभी नया इस समय तुम नया आया है, समझा ना? नया तुम्हारे लिए एरिया है, अगर इस एरिया में तुम चाहेगा कि उलझना चाहेगा ना तो उलझ जाएगा। अब तुमको हम देखो, मान लो कहते हैं यहाँ से मुंबई चल जाओ, सुनो, मुंबई चल जाओ, तुमको कहते चल जाओ मुंबई, आज जाके वहां पे अपने से घूम लो, क्या घूम पाएगा? गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो किसी की सहायता लेना पड़ेगा, तो कहेगा का कि जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे चलिए, है ना? तो हम वही कह रहे हैं, जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे चलो, समझ में आ जाएगा, समझा? अपने से चाहे कि हम एक्स्ट्रा लगा के अगर आगे बढ़ जाए तो नहीं हो जाएगा, वही में तो सब उलझ रहा है, सब अपने से लगा दे रहा है, लगा रहा है ना? तो वही देखो, तो हम जैसे कह रहे हैं पहला बार, देखो जैसे पहला बार हम कह रहे हैं ना, तुम वैसे ही चलो, दूसरा बार में अपने से लगाना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि माध्यम एक या चाहे वो माध्यम दो के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः कितना है जी? n2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, n1, देखो n2 और n1 है ना? तो एक में क्या हो जाएगा? तो माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष है को हम लोग क्या कहते हैं जी? संकेत इतना से करते हैं। देखो पहला बात एक में देखना है कि ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना एक बात कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर हो जाएगा n21 बराबर में क्या हो जाएगा? n2 और बटा में क्या हो जाएगा जी? n1, समझा? ये पहले तुमको देखो, अगर तुमसे कोई अपेक्षित अपवर्तनांक पूछे तो कुछ नहीं करना है, इतना डिफिनीशन और इतना लिख देना है, काम खत्म, ठीक? समझा? ये 2 नंबर में देता है तुमको, 2 नंबर मिल जाएगा, अब काम खत्म करो, समझा? अगर हम आगे में समझा रहे हैं, समझ में आया तो समझ जाना, नहीं आया तो छोड़ देना, ठीक है? बस खाली तुमको कितना पकड़ के रखना है? इसका डिफिनीशन पकड़ के रखना है और ई वाला पकड़ के रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत? सिर्फ ये डिफिनीशन पकड़ो और इसको पकड़ो, बाकी छोड़ दो। कुछ होता है एक्स्ट्रा पढ़ाना, तो वही एक्स्ट्रा में घुसा दिए इसको, समझा ना? अगर समझ में आए तो समझ जाना, और नहीं आए तो सीधे इसको कहना तुम बाय बाय, टाटा बाय बाय, ठीक है? हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं तुमको कि माध्यम यहाँ पर दो गो देवल है, एक कौन देल है जी? n2, माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, तो इसके लिए माध्यम n2 और क्या कर लो जी? n1 कर लो, या इसको n1 कर लो, इसको n2 कर लो, ठीक है? अब देखो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना रहेगा। तो देखो कह रहा है कि n2, देखो जिसको निकालना रहता है ना, जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं यहाँ पे, समझा? जिसके सापेक्ष निकालना रहेगा उसको पहले लिखेंगे,
जिसके सापेक्ष निकालना रहेगा ना, यानी मान लो कि तुम्हारे सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक कितना होगा, तो तुमको हम पहले कर देंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक निकालना है, तो हम अपने आप क्या कर लेंगे जी, यहाँ पे पीछे कर लेंगे और तुमको क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। समझ में आया? बोलो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबरा देंगे। तो यहाँ पर n2 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, n2 तुम्हारे सापेक्ष पर निकाल रहे हैं ना, तो तुमको क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और हम अपना क्या कर लेंगे, नीचे लिख देंगे। इसी से हम लोग क्या निकल जाता है जी, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलता है। और यही क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक, यही क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात है। इतना समझ में आया? अब तुम्हारे सापेक्ष हमारा निकालो, तो तुम क्या करो, तुम अपने आप को ऊपर रखो और हमको क्या कर दो, नीचे रख दो, और वही अनुपात निकाल दो। यही अनुपात जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपेक्षित अपवर्तनांक हो जाएगा। अब समझ में आया? हम ज्यादा तुम लोग को उलझाएंगे नहीं, सब मैथ में नहीं ले जाएंगे। मैथ में ले जाएंगे तुम लोग पूरी तरह से उलझ जाएगा। देखो ये मैथ है पूरा, समझे ना, लेकिन इस मैथ में नहीं ले जाएंगे, समझे ना। अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग पूरी तरह से उलझ जाओगे। समझा? उलझ जाओगे, इतना उलझ जाओगे कि समझ में नहीं आएगा। बस इसको जैसे है, हम हल्का खाली निकाल रहे हैं वीडियो के लिए कि बस खाली रहे, तुम लोग ध्यान इस पे नहीं देना। ठीक है, देखो यदि इन माध्यमों में प्रकाश की चाल C1 और C2 हो, तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो N1 के लिए मान लिए कोई भी माध्यम है, उसका जो प्रकाश का चाल है कितना है, C1 है और क्या जी है, C2 है। तो यहाँ पर N1 के लिए, यहाँ पर देखो इस N1 के लिए और N2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो N1 के लिए हो जाएगा C, निर्वात में प्रकाश के चाल, किसी N1 माध्यम में प्रकाश के चाल, और N2 में क्या हो जाएगा, निर्वात और क्या हो जाएगा, N2 माध्यम में प्रकाश की चाल। इतना कर लेंगे, ये अपेक्षित अपवर्तनांक को लिख लेंगे, इस पे क्या कर देंगे, बैठा देंगे। समझा? और देखो इसको जो है इधर और इसको ला देंगे ऊपर, है ना, तो ये ऐसे चला जाएगा मैथ के अनुसार, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, N21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1/C2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है, क्या अब क्या कह रहा है ना कि इसको निकालना है, समझे ना, यानी इसके सापेक्ष, देखो इसके सापेक्ष इसका निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे करके देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, उधर पीछे मान लेते हैं। समझा? अब इधर में क्या होगा, इतना हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से इधर देखो, यहाँ पे इसको मान लो क्या, इसको मान लो समीकरण 1, समझा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, N21 क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 और बटन हो जाएगा C2, यही हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैठा देंगे, तो देखो C1 से C1 कैंसिल और C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा। समझा? अब हो जाएगा तो इतना हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टोटल का मान कट के कितना आ गया, 1 आ गया, आ जाएगा ना। तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा N21 N2 क्या है 1 2 करके इतना लिखा जाएगा ना जी। अब देखो, अब इसको क्या कर लेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, आई क्या जाएगा जी, नीचे चला आएगा, क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझा? यही ऐसे मतलब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या था, अपेक्षित अपवर्तनांक था, इस पर क्या बनेगा जी, मैथ बनता है। ठीक, अब देखो लड़का इधर देखो, कभी कभी आ जाता है कि दोनों में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। समझा? एकरा में कुछ नहीं है। देखो आप निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है जी, निरपेक्ष होता है। यानी अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो कि क्या हो जाएगा, क्या बोला कि यहाँ पर निर्वात के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक क्या रहता है, निरपेक्ष। यानी ओकरा में निरपेक्ष का मतलब क्या, क्योंकि मैं ज्यादा कोई भी मतलब क्या उसको बोलेंगे,
जैसे मैं यहाँ पर देखो, जैसे आप मान लो कि निर्वात में यहाँ चले, शून्य से यहाँ चले, मान लो कि आप शून्य से चले हैं, क्या चले हैं जी, शून्य से चले हैं। अगर मान लो कि हम हवा में यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या होगा, बहुत मतलब ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, समझा ना। उसको कर देंगे यहाँ, इसको कैसे करते हैं डिनोट जी, सूचित म्यू से चाहे एन से, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू 1 2 या एन से करते हैं, सूची, समझा। एकरा में बस इतना ही, तुम खाली समझो, कुछ भी एक हमने समझना है, समझा, बाकी हम तुमको कॉपी पर समझा देंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक, क्या एकरा में क्या है ना, सिर्फ यही है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात में रहे या वायु से चलकर कोई माध्यम में जाए, कोई माध्यम में जाता है, तब उसका जो सापेक्ष है, यानी उसके जो माध्यम के सापेक्ष जो उसका अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा नहीं होगा। तो वही तो हम बता रहे हैं। तो वो हम एन बटे में मान लो कि इसको मान लिए निर्वात मान लिए थे, निर्वात, इसको हम मान लिए क्या मान लिए, तो यहाँ पे हम तो इसी को वहां काट नहीं दिए थे, यहाँ पे फिर नहीं लिखेंगे, शून्य शून्य लिखे थे ना, समझा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब एक में क्या कि देखो, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो होगा दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक जो होगा ना वो सापेक्षिक क्या हो जाएगा जी, अपवर्तनांक कहलाएगा, समझा। आज जब सापेक्षिक अपवर्तनांक कहला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, म्यू से म्यू 1 म्यू 2 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा जी, एन, समझा। ये क्या हो जाएगा, इसको जाके याद कर जाना है, ठीक। हाँ अब बिहान होगा, उकरे में तुम लोग लटका दिया ढेर। अब हम लोग जो है इसको कल देखेंगे, समझा ना, क्या है, अपवर्तन के नियम, समझा। ये अब एक सेकेंड, अपवर्तन के नियम जो है वो हमेशा क्या होता है, लगभग पूछता है, क्या करता है जी, पूछता है, क्या नहीं पढ़ेगा। अपवर्तन देखो, अपवर्तन के नियम बहुत क्या होता है जी, बहुत जरूरी होता है, क्या देखो 2 दिन से जितना ले रहे हैं उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना, तेरे बेताल घरे से थोड़ा सा पढ़ के ना आएगा। एक सेकेंड वीडियो के बाद